आज की सबसे बड़ी खबर से रात 9 बजे की खबरों की शुरुआत, और वो है काला धन। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 3 लोगों का नाम बताया जिनके पैसे विदेशी खातों में जमा है। ब्रेकिंग इन, लेकिन बड़ी खबर कि उन तीनों में से एक राधा टिम्बलू की कंपनी टिम्बलू प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कई बार चंदा दिया है। दिलचस्प यह कि टिम्बलू की कंपनी ने 2004 से अब तक कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया है। यह चंदा कई किश्तों में कई बार चेक से मिला है। इसका खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने किया है। जी हां, एडीआर ने जारी किया आंकड़ा जिसमें खुल गई पोल चंदे की। टिम्बलू ग्रुप ने बीजेपी को 9 बार चंदा दिया है। और अब आप देखिए कि कैसे किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला। पहले बात बीजेपी की, जो इस वक्त सत्ता में है। टिम्बलू प्राइवेट लिमिटेड ने 2011-2012 में बीजेपी को 80 लाख रुपए दिए। उसके बाद 2006-2007 का आंकड़ा आपको बता देते हैं, 27 लाख रुपए तब दिए। उससे पहले 2005-2006 में 8 लाख, 2004-2005 में 3 लाख रुपए। और अब जरा कांग्रेस का भी लेखा जोखा रख देते हैं आपके सामने। 2009-2010 में 10 लाख और 11-12 में 55 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को भी दिए। लेकिन आपको बता दें, ये एडीआर की जानकारी है, उसी द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। हलफनामा देकर 3 लोगों का नाम बताया जिनके पैसे विदेशी खातों में जमा हैं। लेकिन सवाल उठा कि सिर्फ 3 ही नाम क्यों? तो खबर है कि मोदी सरकार 30 अक्टूबर को काले धन पर एक समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि काले धन के मौजूदा खातों की स्थिति आखिर क्या है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी बैठक के बाद और नामों का खुलासा होगा। उधर वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हीं के नाम सामने आएंगे जिनके खिलाफ सबूत होंगे। काले धन पर बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया तो सिर्फ 3 नाम सामने आए। डाबर के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप बर्मन, राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज लोढ़िया और गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बलू। तो सवाल ये कि क्या विदेशी बैंकों में सिर्फ 3 लोगों ने काले धन जमा किए हैं? अगर नहीं तो बाकी नामों का खुलासा कब करेगी सरकार? और जिस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जहां पे हम लोगों को कुछ भी स्पेसिफिक एविडेंस मिलेगा तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार अवश्य उन सब नामों को उजागर करेगी और सामने लाएगी। कुछ केस में जिन पे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उस पे नाम ऑलरेडी आ गए हैं और बाकी केस पे आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और भी नाम आएंगे। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि हम कोई भी नाम छिपाना नहीं चाहते, इसीलिए सत्ता में आने के साथ ही हमने काले धन पर एसआईटी का गठन किया। हम सारे नामों का खुलासा करेंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि कानून तय समय में ही काम करता है। जिन 3 लोगों के नाम बताए गए हैं उनके खिलाफ विदेशी बैंकों में गोपनीय तरीके से पैसे रखने के मामले में जांच शुरू हो गई है। चंद दिनों पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगर सरकार ने धन वालों के नाम का खुलासा किया तो कांग्रेस को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जब खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। अब कांग्रेस एक बार फिर से ताल ठोक रही है, सरकार को चुनौती दे रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस शर्मिंदा होने की जल्दी में क्यों है। अगर उनमें साहस है तो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने इस देश के साथ गद्दारी की है, अगर देश में से कमाया हुआ धन, इल्लीगली कमाया हुआ धन अगर बाहर भेजा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस शर्मिंदगी महसूस करने के लिए इतनी जल्दबाजी में क्यों है? वो इंतजार करे, जरूर शर्मिंदगी महसूस करेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने काले धन पर अपने हलफनामे में जिन 3 नामों का खुलासा किया है वो कौन है। सबसे पहले बात प्रदीप बर्मन की। प्रदीप बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं। इस पद पर वो 1995 से 1998 तक रहे। वर्मन 1999 से 2001 तक दुबई के अल खजा प्रीमेक्स में भी निदेशक थे।
प्रदीप बर्मन ने संदेश नाम की एक संस्था की भी स्थापना की है, तो ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। दूसरा नाम राजकोट के मशहूर कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया का है। पंकज बुलियन ट्रेडर है, यानी शेयर बाजार में सोने चांदी का कारोबार करते हैं। वो श्रीजी ग्रुप के मालिक हैं, जिनके करीब 2100 ग्राहक हैं। उन्होंने श्रीजी स्पॉट नाम का ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया था। लोढ़िया का हीरा सोने के जेवरातों का कारोबार है। रियल एस्टेट में भी उनका दखल है। काले धन पर मोदी सरकार के हलफनामे में तीसरा नाम राधा सतीश टिम्बलू का है। गोवा की खनन कारोबारी हैं। राधा टिम्बलू पर 2012 में अवैध खनन के इल्जाम लगे थे। केंद्रीय कमेटी ने टिम्बलू के खनन लाइसेंस पर सवाल उठाए थे। राधा टिम्बलू 2009-2010 में चर्चा में आई थी, जब उन्होंने एडवांस टैक्स के तौर पर 38 करोड़ रुपए अदा किए थे। काले धन पर हलफनामे में नाम आने के बाद डाबर ग्रुप ने सफाई दी। कहा, यह अकाउंट प्रदीप बर्मन के NRI रहते हुए खोला गया था, जिसकी उन्हें कानूनी इजाजत दी गई थी। हमने खाता खोलने के लिए हर तरह के नियम का पालन किया है और टैक्स चुकाए हैं। इस बीच पंकज लोढ़िया और राधा टिम्बलू ने भी सफाई दी है। हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है। हमने वॉट एवर जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके हमारा सब डिक्लेयर किया हुआ है सब पूरा। नहीं, हमें आज अभी आप बता रहे तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये है सब। And once I see the affidavit, and I will come back with a proper explanation and a press note. बहरहाल तीनों नामों के सामने आने के बाद ये तय है कि काले धन पर कोहराम अभी और बढ़ेगा। आशीष महर्षि के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। और अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदेव, जिन्होंने मनमोहन सरकार के दौरान काले धन पर खूब आंदोलन किया देश भर में। ये पूरी मुहिम बाबा रामदेव आपने चलाई थी, आपकी पसंद की सरकार बन गई, लेकिन सिर्फ 3 नाम आए, क्यों? आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनते ही सबसे पहला काम काले धन पर किया, SIT बना करके। और अब जो 67 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया, कम से कम 3 नाम तो उजागर किए। और मुझे पूरा विश्वास है जो 800 से ज़्यादा नाम सरकार के पास हैं, इन सब के पास जो काला धन है वो भी वापस लिया जाएगा और इनका नाम भी सरकार बताएगी। और इतना ही नहीं, करीब 50,000 जो इलीगल ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा है, सरकार उसको भी खंगाल लेगी। और जिन लोगों ने या तो टैक्स की चोरी की है या फिर स्कैम्स करके या करप्शन करके देश का जो धन लूटा है, उसको जरूर मोदी सरकार देश को लौटाएगी। और काले धन के मामले में साफ नियत के साथ देश को इंसाफ दिलाएगी। एक सेकंड स्वामी रामदेव, अभी तक ये कहा जाता था, आरोप ये होता था कि कांग्रेस के नेताओं के काले धन है। वित्त मंत्री साहब कहते हैं हम नाम बता देंगे तो कांग्रेसी शर्मिंदा हो जाएंगे। तो क्या मौजूदा सरकार बचा रही है कांग्रेसी नेताओं को? देखिए, काला धन किन किन का है, इसको यदि एक प्रामाणिकता के साथ खोजबीन की जाए तो इसका पता लगाया जा सकता है। मैंने कहा 800 नाम अभी हैं हमारे पास में, 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा है सरकार के पास में, 20 लाख रुपए की FDI सरकार के पास में। ये 3 तो विकल्प वो हैं जो उपलब्ध हैं हमारे पास। और इसके अलावा फिर सरकार और भी काम कर सकती है। तो इसमें मेरा कोई आरोप नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब मैं पक्ष प्रतिपक्ष पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और काले धन के मामले में साफ नियत के साथ देश को इंसाफ मिलना चाहिए। सवाल कांग्रेसी नेताओं के नाम पर था, इस पर स्वामी जी कुछ नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन आपको बता दें 24 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिस दौरान काले धन का मसला और जोर शोर से उठ सकता है। हमारा संपर्क अब बाबा रामदेव से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव हमसे बातचीत करने के लिए।